गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसने भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की? और इसके ऑप्शन हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कैप्टन रीड और हॉल्ट मैकेंजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कैप्टन रीड। और रैयतवाड़ी प्रणाली के बारे में आप लोग कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि रैयतवाड़ी प्रणाली भारत में शुरू हुई थी 1792 में, और इसको शुरू किए थे कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने। और रैयतवाड़ी प्रणाली दोस्तों भारत में लागू हुई थी 12 महल, जो कि मद्रास में है, और महाराष्ट्र और असम और कुर्ग, जो कि कर्नाटक में है, और बंगाल में। तो इन क्षेत्रों में दोस्तों रैयतवाड़ी प्रणाली लागू हुई थी। और रैयतवाड़ी प्रणाली के बारे में जान लीजिए दोस्तों कि इसमें होता था किसानों या रियायतों को मालिकाना हक दे दिया जाता था जमीनों का, और भू राजस्व की जो वसूली होती थी वो जो जमीन मुहैया करवाई जाती थी किसानों के, उसके क्षेत्रफल के आधार पर, न कि उपज के आधार पर। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा रैयतवाड़ी सिस्टम से। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में हड़प नीति की शुरुआत की थी। हड़प नीति की शुरुआत की थी भारत में लॉर्ड डलहौजी ने। और कॉर्नवालिस ने दोस्तों भारत में जमींदारी सिस्टम की शुरुआत की थी, या जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और हॉल्ट मैकेंजी ने दोस्तों भारत में महालवाड़ी की शुरुआत की थी। महालवाड़ी की शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। इतना चीज़ें आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष घटित हुई? और इसके ऑप्शन हैं 1915, 1918, 1919 या 1920। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों घटित हुआ था 1919 में। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं दोस्तों, उसे भी ध्यान रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, या जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, वो घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और यहाँ पर दोस्तों जनरल डायर ने अमृतसर में एकत्रित भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन या जांच के लिए दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, जिसका नाम था हंटर कमेटी। और इस घटना के बाद दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, जो कि दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इतना चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता निम्नलिखित में किसके बीच हुआ था? और इसके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी और जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना, मोतीलाल नेहरू और आगा खान, या इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 1916 का जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था वो हुआ था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। और 1916 से आप लोग कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार या एसी मजूमदार। और इस अधिवेशन में दोस्तों गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में आईएनसी कहा गया है, और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था। और यहाँ पर जो आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था वो हुआ था आईएनसी की तरफ से थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों गरम दल और नरम दल के बीच में भी समझौता हो गया था और गरम दल और नरम दल अलग हुए थे दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था। और इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दोस्तों आरबी घोष। और इसको कहा जाता है दोस्तों सूरत विभाजन। और यहाँ पर गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, इसीलिए इसे कहा जाता है सूरत विभाजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई। और इसके ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि हैं दादा भाई नौरोजी या डीबीएन। और दादा भाई नौरोजी को दोस्तों भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन या पितामह भी कहा जाता है। एक बार और देख लीजिए दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी 3 बार आईएनसी के अध्यक्ष या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। और पहली बार हुए थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, और दूसरी बार हुए थे 1893 में लाहौर अधिवेशन में, और तीसरी बार अध्यक्ष हुए थे दादा भाई नौरोजी आईएनसी के 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। और दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों 1865 ईस्वी में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और इसके ऑप्शन हैं 1924, 1928, 1930 या 1931। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1928। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई थी दोस्तों 1928 में, और ये हुई थी दोस्तों दिल्ली में। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी। तो एक बार और देख लीजिए दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में दिल्ली में, और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है निम्नलिखित में किसने आगरा शहर की स्थापना की। और इसके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या बाबर।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, जो कि था लोदी वंश का। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिकंदर लोदी के संदर्भ में आप लोग कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि सिकंदर लोदी गुलरुखी का कवि था और आगरा शहर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। और 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी ने ईजाद किया। और गज ए सिकंदरी दोस्तों एक प्रकार का जमीन मापने का पैमाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें है किस मुस्लिम शासक ने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था? और इसके ऑप्शन हैं मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, जैनुल आबेदीन या अकबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था। और ये जजिया कर क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का सिक्योरिटी टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिमों से लिया जाता है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं जजिया कर के बारे में। तो जजिया कर दोस्तों एक प्रकार का सुरक्षा कर था जो कि नॉन मुस्लिमों या गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। और जजिया कर या जजिया टैक्स पहली बार भारत में इम्पोज या लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और उस समय दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया से छूट दी थी ब्राह्मणों को, औरतों को, बच्चों को और सन्यासियों को। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि था तुगलक वंश का, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। और अकबर ने दोस्तों जजिया को समाप्त कर दिया। और उसके बाद औरंगजेब ने दोस्तों दोबारा जजिया को लगा दिया। और बाद में मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को फाइनली ख़त्म कर दिया भारत से। तो ये सब चीज़ें आप लोग जजिया के संदर्भ में याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें है गुप्त काल के किस विद्वान ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? और इसके ऑप्शन हैं आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ब्रह्मगुप्त। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मगुप्त जो कि गुप्त काल के एक विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? और इसके ऑप्शन हैं अजीतनाथ जी, शंभुनाथ जी, ऋषभदेव जी या पार्श्वनाथ जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ऋषभदेव जी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी। और इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। ऋषभदेव जी पहले तीर्थंकर या गुरु थे दोस्तों जैन धर्म के। और इनका सिंबल या संकेत होता था बुल या सांड या बैल। और ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। और ऋषभदेव जी का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? और इसके ऑप्शन हैं बिंदुसार, अग्निमित्र, पुष्यमित्र या देवभूति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पुष्यमित्र। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन करता है? और इसके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या केरल।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उड़ीसा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कच्चे रेशम का उत्पादन करता है उड़ीसा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है निम्नलिखित में भारत के किस चोटी को बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है? और इसके ऑप्शन हैं K2, कंचनजंगा, नंदा देवी या त्रिशूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कंचनजंगा। तो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित चोटी कंचनजंगा को दोस्तों बर्फ के 5 खजाने के नाम से या रूप से भी जाना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और चोटियों के संदर्भ में आप लोग कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कंचनजंगा चोटी जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर और ये स्थित है दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में। और कंचनजंगा चोटी दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कंचनजंगा, जो कि है सिक्किम राज्य में। इतना चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कंचनजंगा से। और कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति हुई है दोस्तों तिब्बत से, और तिब्बत में ही कंचनजंगा को बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। तो कंचनजंगा दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची तीसरी चोटी है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तीसरी चोटी सबसे बड़ी हो गई दोस्तों कंचनजंगा, और पहली चोटी है दोस्तों जो कि सबसे बड़ी है, ये है पहली चोटी और ये स्थित है नेपाल में और इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और दूसरी चोटी जो कि सबसे बड़ी है दुनिया में वो है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहा जाता है, और ये मौजूद है दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर या POK में। इतना चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है निम्नलिखित में किस स्थान पर गंगा नदी अपने आप को पद्मा और हुगली नदी में विभाजित करती है? और इसके ऑप्शन हैं प्रयागराज, कोलकाता, राजमहल पहाड़ी या पंजाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राजमहल पहाड़ी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि राजमहल पहाड़ी के बाद गंगा नदी अपने आप को पद्मा और हुगली नदी में विभाजित करती है, और ये राजमहल पहाड़ी है दोस्तों झारखंड में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और झारखंड के बाद जहाँ पर है राजमहल पहाड़ी, उसके बाद गंगा नदी आती है दोस्तों बंगाल में, और बंगाल में एक जगह है जो कि है मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद ज़िले में दोस्तों जो कि है बंगाल में, वहाँ पर एक स्थान है दुलियान, जहाँ पर गंगा नदी पद्मा और हुगली में विभाजित हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है भारत के निम्नलिखित झरनों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। और इसमें है दोस्तों पहला कुंचिकल झरना, दूसरा है जोग झरना, तीसरा है दूध सागर झरना और चौथा है नोहकलिकाई झरना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कुंचिकल झरना है कर्नाटक में, और जोग झरना भी है दोस्तों कर्नाटक में, और दूध सागर झरना है दोस्तों गोवा में, और नोहकलिकाई झरना है दोस्तों मेघालय में। तो कुंचिकल झरना हो गया दोस्तों कर्नाटक में, जोग झरना हो गया दोस्तों कर्नाटक में, और जोग झरना ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है या झरना है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जोग झरना हो गया कर्नाटक में, दूध सागर झरना हो गया गोवा में, और नोहकलिकाई झरना हो गया मेघालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 3, 2 और 1। तो चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में है।
तो ये दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों राइट आंसर। 4, 3, 2, 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें है दो अक्षांशों या लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है, और इसके ऑप्शन हैं 110, 111 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर या 112 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 111 किलोमीटर। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दो लैटिट्यूडों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर और दो लॉन्गिट्यूड या देशांतरों के बीच की दूरी होती है दोस्तों 111.32 किलोमीटर। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में दोस्तों जब जियोग्राफी हम पढ़ाएंगे उसमें डिटेल में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो लैटिट्यूड होता है दोस्तों जो लेटा लेटा होता है, अर्थात जो हमारा ग्लोब होता है उसमें एक लाइन ऐसे होती है, इसे कहते हैं दोस्तों लैटिट्यूड। और इन्हीं दो के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है 111 किलोमीटर। और लॉन्गिट्यूड होता है दोस्तों जो लंबा लंबा पाई होता है या, और इनके बीच की दूरी होती है दोस्तों ये होती है 111.32 किलोमीटर। तो लैटिट्यूड के बीच की दूरी हो गई 111 किलोमीटर और लॉन्गिट्यूड की दूरी हो गई 111.32 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें है निफ्टी सूचकांक या निफ्टी इंडेक्स कितनी कंपनियां बनाती हैं, और इसके ऑप्शन हैं 30, 40, 50 या 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 50। तो निफ्टी सूचकांक दोस्तों या निफ्टी इंडेक्स बनाती हैं 50 कंपनियां, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये निफ्टी दोस्तों शेयर बाजार का टर्म है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग कुछ चीज़ें नोट करके याद रखिएगा। और ये है दोस्तों एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये शेयर बाजार से संबंधित है दोस्तों। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स या सूचकांक होता है जिसे निफ्टी कहा जाता है। और ये निफ्टी दोस्तों 50 कंपनियों के औसत मूल्य पर निर्भर करता है। इसके बाद एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका सूचकांक या इंडेक्स होता है BSE, और ये BSE दोस्तों 30 कंपनियों के औसत मूल्य पर निर्भर करता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का सूचकांक या इंडेक्स होता है निफ्टी, जो कि 50 कंपनियों के औसत मूल्य पर निर्भर करता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का सूचकांक या इंडेक्स होता है BSE, जो कि 30 कंपनियों के औसत मूल्य पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, और इसके ऑप्शन हैं 1950 से 1951, 1952 से 1956, 1951 से 1956 या 1949 से 1954। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों 1951 से लेकर 1956 तक। और भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों उसके संदर्भ में आप लोग कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो शुरू हुई थी भारत में, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। और पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर जो प्लान होता है दोस्तों उसके अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान के प्रधानमंत्री महोदय रहते हैं। और पंचवर्षीय योजना को दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग से बदल दिया गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए,
पंचवर्षीय योजना की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, और इसमें एक योजना या एक प्लान का जो कार्यकाल होता था वो होता था 5 साल। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और जो पहला प्लान या पहली योजना थी वो चली थी 1951 से लेकर 1956 तक, और इस प्लान का लक्ष्य था दोस्तों कृषि का विकास, और इसका नाम दिया गया था हैरोल्ड डोमर मॉडल। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और इसके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा या महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बिहार। तो भारत में दोस्तों बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो गोवा राज्य है उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है या मैक्सिमम है। तो भारत में बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है जीएसटी पंजीकरण कितने अंकों या डिजिट्स का होता है, और इसके ऑप्शन हैं 10, 12, 14 या 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 15। तो जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर या गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो पंजीकरण होता है दोस्तों वो 15 डिजिट का होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, और इसके ऑप्शन हैं 1980, 1982, 1984 या 1986। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1982। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी भारत में 12 जुलाई 1982 को, और नाबार्ड दोस्तों भारत में एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें है गन्ने में किस प्रकार की चीनी या शुगर मौजूद होती है, और इसके ऑप्शन है दोस्तों सुक्रोज, लैक्टोज या राइबोज। यहाँ पर लैक्टोज दोस्तों 2 बार हो गया है, तो इससे मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सुक्रोज। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि गन्ने या शुगर केन में जो चीनी या शुगर पाई जाती है उसे कहा जाता है सुक्रोज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें है अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन निम्न में किस में पाया जाता है, और इसके ऑप्शन हैं माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये पाया जाता है सिर्फ साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करिएगा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये होता है सिर्फ साइटोप्लाज्म में, और एरोबिक रेस्पिरेशन ये पाया जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें है मानव यकृत या लीवर का वजन लगभग होता है 1 से 2 kg, 1.44 से 1.66 kg, 1.2 से 2 kg या 1 से 1.5 kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1.44 से 1.66 kg। तो जो मानव का यकृत या लीवर होता है उसका वजन होता है दोस्तों 1.44 kg से लेकर 1.66 kg तक। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें है निम्नलिखित में किसकी विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, और इसके ऑप्शन हैं बेंजीन, फ्लोरीन,
मीथेन या ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, और इसके ऑप्शन हैं कूलाम, एम्पियर, वाट या वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 और इसमें है निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और इसके ऑप्शन हैं 42वां, 44वां, 61वां या 92वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन या 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, इसे कहा जाता है दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 और इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल उसके सामान्य कार्यकाल से कितना बढ़ाया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन हैं 6 महीने, 1 वर्ष, 10 महीने या 2 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1 वर्ष। तो राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। वैसे लोकसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है 5 वर्ष के लिए, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी का समय या कार्यकाल आ गया तो उसे 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड या बढ़ाया जा सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, और इसके ऑप्शन हैं 8, 10, 12 या 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 12। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल शेड्यूल या अनुसूची है दोस्तों 12, और मूल संविधान में अर्थात जब संविधान लागू हुआ था तो उसे कहा गया दोस्तों मूल संविधान। उस समय दोस्तों कुल अनुसूचियाँ थी 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, और इसके ऑप्शन हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति महोदय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भारत के राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको शपथ दिलवाते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और इसका प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 60 में। और इसमें है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा या न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलवाएगा भारत के राष्ट्रपति महोदय को। ये चीज़ का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, और इसके ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लॉर्ड रिपन। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है,
ये क्वेश्चन आया था दोस्तों यूपीएसआई में। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें है भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। और इसके ऑप्शन है उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें जो पहला कथन है वो सत्य है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी जो न्यूनतम उम्र है वो होनी चाहिए 35 वर्ष। और इसमें दूसरा है दोस्तों संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये भी सत्य है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है तो उससे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। और तीसरा है दोस्तों वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये भी कथन सत्य है दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यता होती है उसके संदर्भ में। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों जो पॉइंट हैं दोस्तों वो सत्य हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सत्य है जो कि है 1, 2 और 3। और इसके बाद राज्यपाल के संदर्भ में आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल का उल्लेख किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद या आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक। और राज्यपाल के शपथ के बारे में दोस्तों दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में। और राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं दोस्तों संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है या हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जाम में आया है कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन होते हैं। तो वो होते हैं संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है उसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें है भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। और इसके ऑप्शन हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है दोस्तों वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें है ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। और इसके ऑप्शन है कोणार्क का सूर्य मंदिर, सप्तरथ मंदिर, द्वारिका का मंदिर या स्वामी नारायण मंदिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है उसे ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों उसके संदर्भ में आप लोग याद रखिएगा कि भारत के पुरी या उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1250 में और इसकी स्थापना किए थे नरसिंह देव प्रथम ने जो कि थे गंगवंश के। और यूनेस्को ने दोस्तों 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। इतना चीज़ें आप लोग कोणार्क के सूर्य मंदिर से याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और इसमें है निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और इसके ऑप्शन हैं जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है भारत का वो
चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। और आइए देखते हैं दोस्तों, चीन के साथ कौन कौन से राज्य भारत के हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक है मैक-मोहन रेखा जो कि भारत और चीन के मध्य स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। और LAC जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी दोस्तों भारत और चीन के बीच में स्थित है। और भारत के 5 राज्य हैं दोस्तों जो कि चाइना या चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये हैं दोस्तों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और इसमें है मॉस्को किस देश की राजधानी है। और इसके ऑप्शन हैं रूस, अर्जेंटीना, यूक्रेन या फिनलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है रूस। तो मॉस्को दोस्तों रूस की राजधानी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों व्लादिमीर पुतिन। और रूस का जो मुद्रा है दोस्तों वो है रूसी रूबेल। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और इसमें है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और इसके ऑप्शन हैं सिडनी, जोहान्सबर्ग, दुबई या कोलंबो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है दुबई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और इसमें है विश्व व्यापार संगठन या WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और इसके ऑप्शन हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क USA, मनीला फिलीपींस या रोम इटली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे WTO भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 और इसमें है ओणम किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। और इसके ऑप्शन हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है केरल। तो ओणम जो उत्सव है दोस्तों वो केरल राज्य का प्रमुख उत्सव है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और इसमें है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। और इसके ऑप्शन हैं 5 जून, 13 अप्रैल, 22 अप्रैल या 1 मई। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है 22 अप्रैल। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 और इसमें है अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना किसने की है। और इसके ऑप्शन हैं कालिदास, पाणिनि, कौटिल्य या अश्वघोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है पाणिनि। तो अष्टाध्यायी दोस्तों एक प्रकार का संस्कृत व्याकरण है जिसकी रचना की है पाणिनि ने। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ भाइयों आप लोग गगन GS स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।